चैप्टर हम पढ़ के आए हैं। शेयर्स क्या होते हैं, इश्यू ऑफ शेयर्स क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, शेयर इश्यू एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, हम पूरा चैप्टर पढ़ के आए। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर भी इश्यू ऑफ शेयर्स की तरह ही है, वैसे ही जनरल एंट्री, वैसे ही प्रोसेस है, बस थोड़ा सा अलग है कि ये क्या होता है डिबेंचर और शेयर, इनमें जो डिफरेंस होता है बस वही डिफरेंस है। प्रैक्टिकल में आपको सेम वैसा ही मिलेगा, तो आपके लिए ये चैप्टर मुश्किल नहीं होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर्स क्या, देखिए कंपनी को पैसे की जरूरत होती है, ठीक है, तो कंपनी जो पैसा लोगों से लेती है वो उसको कई तरह से मिलता है, कई रूप में उसके पास आता है, ठीक है, शेयर्स के थ्रू, जो शेयर्स के में पैसे लगाते हैं वो कंपनी के क्या हो जाते हैं, ओनर हो जाते हैं, स्वामी हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ उतने पैसे से कंपनी का काम नहीं होता, और ज्यादा पैसा चाहिए तो कंपनी लोन लेती है, ठीक है, वो लोन बैंक से भी ले सकती है या बाहर में किसी थर्ड पार्टी से भी। एक होता है डिबेंचर्स, यानी कि कंपनी एक शेयर की तरह ही होता है, एक डॉक्यूमेंट्स, जब कंपनी उसको इश्यू करती है तो उसके ऊपर कंपनी की स्टैंप लगी होती है, सील लगी होती है, उसके ऊपर ये होता है कि भाई अगर आप कंपनी को इतने पैसे दोगे, ठीक है, तो आपको इतने % ब्याज मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट ऑफ रेट भी लिखी होती है, ठीक है। तो ये होता है डिबेंचर्स कि जब कंपनी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स इश्यू करती है जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखी होती है, रिडम्पशन की डेट लिखी होती है, यानी कि जब ये बताया जाता है कि आपका पैसा वापस कब दे दिया जाएगा कंपनी के द्वारा, ठीक है, तो उसको देते हैं डिबेंचर्स, ठीक है, डिबेंचर। अब इसमें क्या है डिबेंचर में कि कंपनी को इसमें जो पैसे देते हैं जो व्यक्ति, ठीक है, डिबेंचर में जो पैसे लगाते हैं, तो जैसे जो शेयर्स में पैसे लगाते थे वो कौन होते थे, शेयर होल्डर, तो जो डिबेंचर में पैसे लगाते हैं वो होते हैं डिबेंचर होल्डर, ऋण पत्र धारी। शेयर होल्डर कंपनी के स्वामी होते थे, ऋण पत्र धारी कंपनी के लेनदार होते हैं, यानी कि कंपनी को उन्हें पैसा देना है, वो उनके लिए ऊपर एक जिम्मेदारी है, ठीक है, वो कंपनी का एक दायित्व है जो उसको पूरा करना होता है, और ये एक टाइम पीरियड के अंदर तक ही होता है, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 5 साल, यानी कि इनकी एक लिमिट होती है कि आप उस पैसे को इतने साल तक यूज कर सकते हो, उसके बाद आपको उनका पैसा वापस लौटाना होगा। लेकिन शेयर्स का पैसा आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हो, कंपनी के समापन के टाइम पर ही आपको वो पैसा वापस करना होता है, ठीक है। तो ये होते हैं डिबेंचर और शेयर में कुछ अलग सा डिफरेंस, तो हमें पता चला कि शेयर्स क्या है, डिबेंचर क्या है। तो मीनिंग ऑफ डिबेंचर क्लियर हो गया कि कंपनी जब लोगों से ऋण के थ्रू पैसा इकट्ठा करती है और उनको एक डॉक्यूमेंट्स रिटर्न में देती है जिसके ऊपर कंपनी की सील लगी होती है, साइन होते हैं, वो एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, अथोराइज डॉक्यूमेंट होता है, उसको बोलते हैं डिबेंचर। अब बात आती है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर की विशेषताएं, इसकी क्या खासियत होती है कि इसके ऊपर कंपनी की सील लगी होती है, कॉमन सील लगी होती है, वो स्टैंप लगी होती है जिसके ऊपर कंपनी का नाम होता है। तो जिस भी डॉक्यूमेंट के ऊपर जब ऐसा कोई सील लग जाती है तो यानी कि वो कंपनी का अथोराइज डॉक्यूमेंट माना जाता है, उसको ये नहीं कहेंगे कि नहीं ये कंपनी का नहीं है। जब उस कंपनी की स्टैंप लगी है इट मीन्स कंपनी का ये डॉक्यूमेंट है और कंपनी को पता है कि हाँ ये चीज हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्टिफिकेट, यानी कि डॉक्यूमेंट एक लिखित रूप में होते हैं, एक सर्टिफिकेट टाइप रूप में होते हैं जिसके ऊपर ऋण की अमाउंट, डिबेंचर्स की अमाउंट लिखी होती है और ब्याज की दर लिखी होती है। नेक्स्ट है हमारा अवधि, डिबेंचर्स मेनली मैक्सिमम 10 साल तक के लिए इशू किया जाता है, ठीक है, 10 साल तक एक डिबेंचर की अवधि होती है। लेकिन अगर डिबेंचर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी या कोई जो मैन्युफैक्चरिंग ऐसे जो बड़े बड़े कामों में लगे होते हैं, बड़े प्रोजेक्ट में लगी होती हैं, जो कंपनियां निर्माण कार्य में लगी होती हैं, वो कंपनियां मैक्सिमम 30 साल तक का भी डिबेंचर इशू कर सकती है, ठीक है। उसके बाद है हमारे एसेट्स पर सुरक्षित, यानी कि डिबेंचर्स जो होते हैं वो एसेट्स के ऊपर सुरक्षित होते हैं, मतलब सुरक्षित मतलब उनके ऊपर, उन डिबेंचर्स के लिए कंपनी को कोई एसेट्स बंधक के रूप में रखनी पड़ती है, ठीक है, जैसे हम सुनते हैं बंधुआ मजदूर कि वो बंधक होते हैं, वो कंपनी को छोड़ के वो जगह को छोड़कर नहीं जा सकते, तो वैसे ही कंपनी के जो डिबेंचर होते हैं वो किसी एसेट्स के ऊपर बंधक होते हैं, यानी कि अगर कंपनी उन डिबेंचर्स का पैसा नहीं दे पाई, ठीक है, तो जो एसेट्स है उसको बेचकर
वो लोग अपना पैसा ले सकते हैं, ठीक है। तो वो सुरक्षित होते हैं डिबेंचर से एक तरह से। उसके बाद है हमारा बॉन्ड। देखिए डिबेंचर के जैसा एक मिलता जुलता शब्द और होता है बॉन्ड का। बॉन्ड क्या होते हैं, जैसे डिबेंचर में तो हमने देखा कि यहाँ पर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखी होती है, जैसे 12% या 10%, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि आपको भाई ठीक है आपको 10% साल का 10% आपको ब्याज दिया जाएगा आपके ऋण के ऊपर, ठीक है, जो डिबेंचर में आपने पैसा लगाया वो। लेकिन बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड भी एक ऋण का ही रूप होते हैं, कंपनी को इसके थ्रू भी पैसा ही मिलता, लोगों से ऋण के रूप में कंपनी को पैसा मिलता। लेकिन बॉन्ड के ऊपर ये रेट नहीं होती, यानी कि बॉन्ड के ऊपर कोई भी ब्याज की दर नहीं होती है। बॉन्ड क्या होते हैं, मेनली डिस्काउंट के ऊपर इशू किए जाते हैं, यानी कि एक डिबेंचर जो 100 रुपए का है, कंपनी लोगों को 90 रुपए में देने को तैयार है कि ठीक है आप हमारे डिबेंचर्स लीजिए, 100 रुपए इसकी कीमत है, लेकिन आप बदले में चाहे 90 रुपए दे दीजिए, ठीक है। यानी कि हमने किसी को कोई वस्तु दी, हमें पता है कि इस पेन की वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन हम दूसरे को कह रहे हैं कि आप इसको खरीदिए, आप चाहे 8 रुपए दे दीजिए, ठीक है। हमने उसको दिया, उसने हमें 8 रुपए दिया, लेकिन जबकि ये वास्तव में है कितने का, 10 रुपए का। अब हमें ये पेन एंड में हमें वापस चाहिए क्योंकि ये हमारा है, तो हमें उसको वापस से जब हम अपना पेन वापस लेंगे, हमने उसको, हमारा पेन 10 रुपए का था, हमने उसको ये पेन दे दिया 8 रुपए में, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये पेन हमारा, हमें वापस चाहिए था, तो अब हम इससे वापस लेंगे कितने में, 10 रुपए में। तो इस व्यक्ति को तो प्रॉफिट हो गया कितने का, 2 रुपए का। देखिए 10 का था, हमने 8 में दिया, ठीक है, 8 में दिया, हमें 2 रुपए का लॉस हो गया। 8 में यहाँ पे वो पर्सन है और यहाँ पे वो कंपनी है। अब उसका बंदे ने वापिस कंपनी को वो पेन वापिस लौटाया 10 रुपए में, ठीक है, तो उस व्यक्ति को तो प्रॉफिट हो गया 2 रुपए का, ठीक है, इस बंदे को तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये क्या है, ये जो डिफरेंस था ये ही उस व्यक्ति का, ये जो 2 रुपए का प्रॉफिट है, ये एक तरह से उस व्यक्ति का लाभ ही है। जैसे डिबेंचर्स के ऊपर अगर 2% रेट लिखी होती इंटरेस्ट की, तो ये उस व्यक्ति का ब्याज था, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिबेंचर्स में हमने कहा ना रेट लिखी होती है, तो वो व्यक्ति का वही तो फायदा होता है। 100 रुपए की चीज है, 100 रुपए हमने दूसरे को दे दिया, हमें फायदा क्या, हमने किसी को 100 रुपए दिए, जब तक वो हमारे पैसे वापस नहीं लौटाएगा तब तक हमें हर महीने 2-2 रुपए ब्याज मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 रुपए का फिक्स नहीं है, यहाँ पे वो रेट फिक्स नहीं है, यहाँ पे वो हमें डिस्काउंट पे देगा, और ये कितना डिस्काउंट होगा ये सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर कंपनी को पैसे की जरूरत है, उसको कहीं से मिल नहीं रहे हैं, तो वो ज्यादा डिस्काउंट भी देगी। कंपनी को इमरजेंसी में जरूरत है और उसके 10 के डिबेंचर्स को कोई खरीद नहीं रहा, तो कंपनी इसको साथ में भी दे सकती है, ठीक है। ये कंडीशंस के ऊपर, सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इन दोनों के बीच का जो गैप है वो ही उस व्यक्ति के लिए इनकम है। तो बॉन्ड और डिबेंचर्स में यही एक डिफरेंस होता है। यहाँ पे रिडम्पशन इश्यू, ठीक है, इश्यू प्राइस और रिडम्पशन प्राइस, जो इश्यू 8 रुपए का, रिडम्पशन 10 रुपए का, इश्यू और रिडम्पशन का जो डिफरेंस होता है वो ही उस व्यक्ति की इनकम होती है बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। बाकी नेचर और काफी कुछ डिबेंचर के जैसा ही है, बॉन्ड मिलता जुलता, बस डिबेंचर पे रेट लिखी होती है लेकिन बॉन्ड के ऊपर नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के प्रकार कितने होते हैं, तो फर्स्ट है सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर क्या, जैसे नाम ही है सिक्योर है, ठीक है, उसको डूबने का कोई डर नहीं है। यानी कि जब किसी डिबेंचर्स के ऊपर कंपनी अपनी किसी एसेट्स को बंधक के रूप में रखती है, ठीक है, अपनी किसी संपत्ति को रखती है बंधक के रूप में कि भाई ठीक है अगर कंपनी पैसे नहीं लौटा पाई तो आप सब व्यक्ति मिलकर अपनी हमारी इस एसेट्स को बेच सकते हैं, यानी कि वो कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट ऑर्डर दे सकते हैं उस कंपनी को कि आप इनका पैसा नहीं लौटा रहे हो, तो आपने जो एसेट्स गिरवी रखी है, ठीक है, उसको आप बेचिए और इनका पैसा वापस लौटाइए, ठीक है। तो इनको बोलते हैं सिक्योर डिबेंचर। इसमें क्या होता है कि कंपनी के पास देखिए एसेट्स होती है बहुत सारी, कंपनी डिबेंचर इश्यू करते, लोग कहेंगे कि हम पैसे तो देते, गारंटी क्या है भाई आप हमारा पैसा लौटा पाओगे या नहीं। अगर कंपनी अच्छी मेज की नहीं है तो हर किसी को डाउट होता है,
तो कंपनी उनको क्या कहती है कि भाई मैं अपनी एसेट्स एज ए बंधक के रूप में रख रहा हूँ, ठीक है। इन डिबेंचर्स के ऊपर मेरी ये एसेट्स एज ए बंधक के रूप में है, अगर मैं पैसा नहीं लौटा पाऊँ तो आप मेरी एसेट्स सेल कर दीजिए और अपना पैसा वापस ले लीजिए। तो इसे बोलते हैं सुरक्षित डिबेंचर। अब जो सिक्योर डिबेंचर है वो उनके ऊपर जो एसेट्स को हमने बंधक रखा वो भी दो तरह से रखा, जैसे फर्स्ट है फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, स्थायी फिक्स्ड चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज, स्थायी प्रभार और चल प्रभार। इसमें क्या होता है कि जब कोई कंपनी अपनी किसी एक स्पेशल एसेट्स को कि जैसे अपनी किसी एक स्पेशल मशीन को, अपने किसी एक लैंड को, किसी एक बिल्डिंग को बंधक के रूप में रख दिया डिबेंचर्स के बदले में, तो उसको तो बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज, यानी कि वहां पे हमें पता है कि ये एक एसेट्स है, ये लैंड है या ये बिल्डिंग बंधक है या ये मशीन बंधक है। लेकिन जब कंपनी किसी एक स्पेशल एसेट्स को नहीं रखती है बल्कि सारे इकट्ठी एसेट्स को एक साथ रख देती है, यानी कि कहने का मतलब है जब कंपनी ऐसे लिख देती है कि मेरी सारी एसेट्स के ऊपर मैं इन डिबेंचर्स को इश्यू कर रहा हूँ, यानी कि सारी एसेट्स ही उसने बंधक के रूप में रख दी है। तो अब हमें अलग अलग नहीं पता कि भैया हम इसकी लैंड को पहले बेचे, मशीन को पहले बेचे, बिल्डिंग को कौन सी है, उसने तो मिक्स में एक एसेट शब्द को यूज कर दिया, ठीक है। तो जब मिलके सभी एसेट्स के ऊपर वह बंधक के रूप में उनको रखते हैं तो उसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है। इसमें सभी एसेट्स को बंधक बना दिया जाता है और इसमें किसी एक स्पेशल एसेट्स को ही बंदी बनाया जाता है। तो ये था हमारा मेन, ठीक है, सिक्योर्ड डिबेंचर। नेक्स्ट है हमारा अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर क्या, जैसे नाम से ही है, वो डिबेंचर्स जिनके ऊपर कोई भी संपत्ति को बंधक के रूप में नहीं रखा गया है, जिनके ऊपर कोई भी गारंटी कंपनी की तरफ से नहीं दी जाती है, उन डिबेंचर्स को बोलते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर। नेक्स्ट है हमारा रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स क्या होते हैं कि कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिनके इशू करने पर ही उनकी एंट्री जो है कंपनी के रजिस्टर में कर दी जाती है, ठीक है। कंपनी के रजिस्टर में ही उनकी एंट्री कर दी जाती है कि हाँ ये एक नंबर का डिबेंचर हमने इशू किया है इसको मिस्टर एक्स को, 2 नंबर का इशू किया है मिस्टर वाई को। जब हम इस तरह से अपने रजिस्टर में हर एक डिबेंचर्स को जब रिटर्न में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। नेक्स्ट है हमारा बैरियर डिबेंचर, वाहक ऋण पत्र, यानी कि जब कंपनी अपने रजिस्टर में जिन डिबेंचर्स का लेखा नहीं रखती है, ठीक है, वो डिबेंचर इधर से उधर घूमते रह सकते हैं, वाहक हो सकते हैं। इनमें तो क्या हो गया, जिनकी एंट्री रजिस्टर में हो गई और वो डिबेंचर मैंने ले लिया तो मैं अपनी मर्जी से किसी और को नहीं बेच सकती, किसी और को नहीं दे सकती। अगर मेरे को वापस करना है तो मेरे को कंपनी को ही वापस करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी जो ब्याज है वो उसी व्यक्ति को देती है जिसका नाम इसके रजिस्टर में होता है। तो अगर मैं किसी और को दूंगी तो कोई नहीं लेगा, सब कहेंगे कि ये तो रजिस्टर्ड टाइप का डिबेंचर है, उसके ऊपर लिखा होता है रजिस्टर्ड नेचर का डिबेंचर है ये। तो जब इस तरह का होता है तो हर एक व्यक्ति को पता है कि नाम तो इसका चलेगा, ब्याज तो इसका मिलेगा, तो मैं लेके क्या करूंगा। लेकिन जब जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं वो डिबेंचर्स इधर से उधर ट्रांसफर हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इरिडीमेबल डिबेंचर, पहले रिडीमेबल कर देते हैं। रिडीमेबल डिबेंचर, रिडीमेबल यानी कि जैसे नाम ही है रिडीम हो जाना, शोधन हो जाना, यानी कि वे डिबेंचर्स जिनका पैसा एक निश्चित अवधि के बाद कंपनी की तरफ से व्यक्तियों को लौटा दिया जाता है। यानी कि जब एक लिमिट होती है कि आपका ठीक है 5 साल तक हमने आपसे डिबेंचर लिया, 5 साल के बाद आपको वापस पैसा लौटा दिया जाएगा। तो जब एक अवधि होती है फिक्स कि इतने साल तक हमने आपसे पैसे लेने हैं, ठीक है, इतने साल के बाद आपके डिबेंचर्स का रिडीम कर दिया जाएगा, आपके डिबेंचर्स को शोधन कर दिया जाएगा, यानी कि आपका पैसा वापस लौटा दिया जाएगा, तो उसको बोलते हैं रिडीमेबल डिबेंचर। दूसरा होता है इरिडीमेबल डिबेंचर, इनके जिन डिबेंचर्स का पैसा कंपनी के जीवन काल में नहीं लौटाया जाता है या जिनकी लिए कोई ऐसी फिक्स अवधि नहीं होती है, जब पहले से फिक्स नहीं बताया जाता है कि भाई 5 साल के बाद या 7 साल के बाद, कुछ नहीं बताया जाता है,
तो वो उन लोगों को उम्मीद ही नहीं होती है कि कब पैसा लौटाएगी कंपनी या नहीं लौटाएगी, या कंपनी जब खत्म होगी तब लौटाएगी। तो यहाँ पे कोई एक प्रॉपर टाइम पीरियड नहीं है पैसे को लौटाने का, तो उनको बोलते हैं इरिडीमेबल डिबेंचर। नेक्स्ट हमारा कन्वर्टेबल डिबेंचर। ठीक है, नाम नहीं है, जैसे कन्वर्ट हो जाना, चेंज हो जाना। कंपनी कई बार कुछ ऐसे डिबेंचर इशू करती है जिनको हम चेंज कर सकते हैं। इनके एक टाइम के बाद आपको कुछ टाइम तक तो रखना पड़ता है, जैसे 2 साल या 3 साल आपने वो डिबेंचर रखने पड़ते हैं। उसके बाद कंपनी आपको एक बार ऑप्शन देती है कि आप चाहे तो इनको डिबेंचर भी रख सकते हैं, या चाहो तो आप इनको शेयर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये हमने शेयर्स वाले में भी पढ़ा था, कन्वर्टेबल शेयर्स, इनके हम उनको बदल सकते हैं दूसरे तरह में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा कन्वर्टेबल डिबेंचर के बाद ये था हमारा टाइप्स ऑफ डिबेंचर। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिबेंचर। शेयर्स और डिबेंचर्स के बीच में डिफरेंसेस तो ये आप इजीली कर लोगे, क्योंकि हमने शेयर भी पढ़ा है, डिबेंचर्स भी पढ़ा है। मेनली तो क्या डिफरेंस होता है, शेयर वाले स्वामी होते हैं, डिबेंचर वाले लेनदार होते हैं, ऋण पत्रधारी होते हैं। ठीक है, शेयर्स वालों को मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन डिबेंचर्स वाले कंपनी की कोई मीटिंग में ऐसे अटेंड नहीं कर सकते हैं। शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है, डिबेंचर्स वालों को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, उसके बाद है शेयर्स के ऊपर कोई लिमिट, कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि उनको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। अगर लाभ होता है तो मिल जाएगा, लाभ नहीं हुआ है तो शेयर्स को डिविडेंड नहीं मिलता। लेकिन डिबेंचर वालों को हर हाल में ब्याज देना पड़ता है, चाहे कंपनी को लाभ हो या ना। जब कंपनी खत्म होती है तो सबसे पहले तो बाहरी लेनदारों का पैसा चुकाया जाता है, यानी कि शेयर और डिबेंचर्स में से सबसे पहले डिबेंचर वालों का पैसा लौटाया जाएगा। उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो शेयर वालों की पूंजी वापस कर दी जाएगी। तो ये कुछ एक डिफरेंसेस है शेयर और डिबेंचर के बीच में। नेक्स्ट है हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि अब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा शेयर्स को इश्यू करने का। तो शेयर इश्यू करने की वही सारी प्रोसेस है, उसी तरह की जनरल एंट्री जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स की थी। तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी हमारा 3 तरह से हम डिबेंचर्स को इश्यू कर सकते हैं, एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम के ऊपर। एट पार पर भी कर सकते हैं, यानी कि 100 रुपए वाला डिबेंचर 100 रुपए में। एट डिस्काउंट पर भी इनकी 100 रुपए वाला डिबेंचर हम 90 रुपए में भी दे सकते हैं, और 100 वाला डिबेंचर हम 112 रुपए में भी दे सकते हैं। अब आप कहोगे कि डिस्काउंट पे कैसे, शेयर पे तो डिस्काउंट नहीं दे सकते थे, वहां पे नहीं दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो डिस्काउंट में हम दे सकते, क्योंकि ये जो है लोगों के फायदे की बात है, ये कंपनी को इससे फायदा नहीं होगा। शेयर में तो अगर डिबेंचर दिया तो कंपनी को फायदा होता था, लोगों को लॉस होता था, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं उनको फायदा होगा। क्यों? क्योंकि अभी जैसे वो बॉन्ड में समझाया था कि 100 रुपए वाला शेयर है और कंपनी लोगों को 90 रुपए में दे रही है कि भाई मेरे 100 का शेयर आप 90 में ले लीजिए। हम जब कंपनी उनको पैसे वापस लौटाएगी तब तो 100 ही लौटाएगी, क्योंकि वैल्यू तो शेयर की 100 रुपए ही है। तो यानी कि लोगों को 10 रुपए का तो यहाँ से फायदा हो गया, और दूसरा हर साल जो इंटरेस्ट मिलेगा वो अलग से, तो डिस्काउंट के तो फायदेमंद है। ठीक है, उसके बाद एट प्रीमियम पर, यानी कि कुछ एक कंपनियां अच्छी पोजीशन की होती हैं तो लोग उनके डिबेंचर्स खरीदने के लिए तैयार होते हैं, तो कंपनी अपने 100 वाले डिबेंचर्स को प्रीमियम पर भी इश्यू कर सकती है, यानी कि 100 का शेयर है और लोग उसको बदले में 112 तक देने को तैयार है। तो आप सोचोगे कि क्यों तैयार है, वो इसलिए तैयार है क्योंकि ये कंपनी अच्छी है, ये वापस में जो इंटरेस्ट देती है लोगों को वो भी एक अच्छा खासा देती है। तो लोगों के जो एक्स्ट्रा 12 रुपए दिए हैं उसकी भरपाई तो इंटरेस्ट से इजीली हो जाएगी, क्योंकि वो अच्छा इंटरेस्ट दे रही है कंपनी। ठीक है, इन लोगों को तो ये 3 तरह से कंपनी जो है अपने डिबेंचर इश्यू कर सकती है। अब हम एक जनरल एंट्री देखेंगे डिबेंचर्स के इश्यू करने की। जैसे हमने इश्यू ऑफ शेयर्स की हमारी एंट्री होती थी, सेम वैसे ही इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री होती है, बस शेयर के जगह हमारा नाम बदल जाएगा, किसका नाम आ जाएगा, डिबेंचर्स का। तो अगर हम जनरल एंट्री की बात करें तो सबसे पहले हम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की आज जनरल एंट्री देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले देखिए, हम जब हमने इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री देखी तब क्या एंट्री करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट करते थे हम। यहाँ पे शेयर की बजाय क्या हो जाएगा, टू
यहाँ पे क्या, यहाँ पे डैश मैंने क्यों छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे आएगी रेट। आपको डिबेंचर्स में हर एक क्वेश्चन में डिबेंचर्स के आगे रेट जरूर लिखी मिलेगी आपको, जैसे 12% डिबेंचर्स या 15% या 10% डिबेंचर्स, यानी ये क्या है, ये इंटरेस्ट की रेट है कि उस डिबेंचर्स के ऊपर इतने परसेंट ब्याज उसको मिल रहा है। तो सपोज कीजिए हमारा जो डिबेंचर है वो 12% डिबेंचर है, हमारा जो डिबेंचर वो 12% रेट की नेचर का डिबेंचर है। तो हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, जैसे शेयर में होता था वैसे ही। उसके बाद है, यानी कि आप वही लिखोगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन डिबेंचर। ठीक है, नरेशन तो सेम वही चलेगी। नेक्स्ट, जैसे हम शेयर्स की एप्लीकेशन के अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, वैसे ही हम इस 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट की अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे टू 12% डिबेंचर। वहां पे शेयर कैपिटल था, यहाँ पर डिबेंचर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डिबेंचर। नेक्स्ट है हमारा, जैसे नेक्स्ट हमारा क्या होता था, शेयर अलॉटमेंट, तो यहाँ पर भी चला जाएगा, सॉरी। नेक्स्ट 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। ठीक है, उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, उस तरह से हमारा 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12%, उसके बाद हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल। इस तरह से हमारी एंट्री हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा, कई बार डिबेंचर्स को हमने पैसा लौटाया है, ठीक है, तो वही जैसे शेयर्स के ऊपर ज्यादा शेयर मांगने वाले हो जाते थे तो हम पैसा वापस लौटाते थे यहीं पर, तो इनकी हमारी यहीं पे एक एंट्री हो जाती थी यहाँ पे कि 12%, यहाँ पर हम एक और एंट्री कर देते थे 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, इनकी जो एप्लीकेशन के ऊपर जो पैसा आ गया था एक्स्ट्रा उसको वापस कर दें, तो टू बैंक अकाउंट, उसको हमने वापस लौटा दिया है। ठीक है, या फिर कई बार 12% डिबेंचर एप्लीकेशन के ऊपर जो अमाउंट आता था उसको हम अलॉटमेंट में भी एडजस्ट कर लेते थे। ठीक है, जो डिबेंचर में एप्लीकेशन के टाइम पर जो एक्सेस पैसा आ जाता था उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेते थे। तो ये सारी एंट्री हम यहाँ पे इकट्ठी कर देते हैं, यहाँ पे मैंने अलग समझाई, बाकी जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, जैसे शेयर वाला चैप्टर था डिट्टो वैसे ही है, बस शेयर की जगह एक नाम बदल गया डिबेंचर्स का। ठीक है, एक क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे आपको इजीली ये चैप्टर समझ में आ जाएगा, इसका कॉन्सेप्ट। आपको मैं क्वेश्चन कराती हूँ। गोविंद लिमिटेड है जिसने क्या किया है, 5000 12% डिबेंचर इशू किए हैं @100 रुपीज पर। ठीक है, 100 रुपीज पर 5000 के 12% डिबेंचर। उसने कैसे मंगाए हैं पैसे, एप्लीकेशन के ऊपर मंगाए हैं लोगों से 20 रुपये, अलॉटमेंट के ऊपर भी 20 रुपये, फर्स्ट कॉल के ऊपर 30 और फाइनल कॉल के ऊपर 30, 100 रुपीज। ठीक है, उसके बाद है जनता ने 6000 डिबेंचर्स के लिए आवेदन पत्र भेजे, इनकी 5000 थे, एप्लीकेशन आई डिबेंचर्स खरीदने के लिए कितनी, 6000। ठीक है, ये कह रहे हैं कि 4500 डिबेंचर्स के आवेदन पत्रों को संपूर्ण अलॉटमेंट कर दिया गया। ठीक है, इनकी देखिए, अब हम अपने टेबल बनाते हैं। 4500 जिन्होंने एप्लीकेशन भेजी उनको इशू किए डिबेंचर कितने, फुल, यानी कि 4500 के 45, तो एक्सेस कुछ आया ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा 800 डिबेंचर्स के आवेदकों को, एप्लीकेंट को हमने दे दिए 500, इनकी 300 हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन आई। ठीक है, एक्सेस एप्लीकेशन आई, तो हमारा एक्सेस अमाउंट कितना हो जाएगा, 300 डिबेंचर्स के ऊपर एप्लीकेशन कितने की थी, 20 रुपए
इसको हम एडजस्ट कर देंगे ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, तो अब हम अपना एक और कॉलम बना लेते हैं एडजस्टमेंट वाला। तो ये हमारे 500 शेयर्स के ऊपर, तो 500 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट कितना हो जाएगा, 500 शेयर्स का, मेरा बैग 500 शेयर्स का अलॉटमेंट मनी कितनी हो जाएगी, देखिए 500 शेयर्स का अलॉटमेंट है 20 रुपए का। ठीक है, 10,000 इसमें से लेस कर दीजिए इन एडवांस। एडवांस में हमारे पास कितना आ चुका, 6,000, बैलेंस कितना बच गया, 4,000। तो ये वो बैलेंस है 500 शेयर्स का जो कि अलॉटमेंट पर हमें मंगाना है, क्योंकि बाकी तो एडवांस में आ चुका है। उसके बाद है 700 डिबेंचर्स के एप्लीकेंट को हमने रिजेक्ट कर दिया, 700 वाले को कुछ नहीं दिया। तो एक हम अपना वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से टोटल करके ये हमारे कितने हो गए, 5,000, और ये हमारे हो गए 6,000। तो देखिए हमारे यही था, 6,000 एप्लीकेशन थी, 5,000 के डिबेंचर्स थे, हमारे इक्वल आके, इसका मतलब हमने ये सही टेबल बनाई है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन मनी के साथ जो एक्सेस अमाउंट आई थी उसको अलॉटमेंट में हम एडजस्ट कर सकते हैं, वो हमने कर दिया है। जनरल एंट्री बनानी है, यह मानते हुए कि 200 डिबेंचर्स पर लास्ट कॉल की अमाउंट नहीं आई है। ठीक है, कितने, 200 डिबेंचर्स के ऊपर, इनकी 200 डिबेंचर्स के ऊपर हमारी फाइनल कॉल नहीं है। तो देखिए कुछ अंतर लगा, जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स क्या था वही चैप्टर, वैसे ही टेबल है, वैसे ही एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब वैसे ही है, तो जनरल एंट्री भी वैसे हुई, पर फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन ये बता देती हूँ। तो सबसे पहले हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन। कितने शेयर, सॉरी डिबेंचर, क्योंकि कई दिन तक शेयर किया तो शेयर ही निकलेगा उनमें से, 6,000, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 6,000 के ऊपर आई एप्लीकेशन की मनी 20 रुपए। ठीक है, एक्चुअल में क्या था, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिबेंचर, यानी कि एक्चुअल में तो 5,000 के ही डिबेंचर्स थे 20 रुपए के हिसाब से। ठीक है, और टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट, यानी कि जो एक्सेस है उसको हमने अलॉटमेंट में भी तो एडजस्ट किया, कितने को, 6,000 को। ठीक है, तो ये होगी ना वो एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, जो मैंने स्टार्टिंग में समझाई थी आपको। ठीक है, तो बैंक, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा भी था जिसको हमने रिटर्न किया, जैसे इसने 700 रुपए था तो इसको डिबेंचर्स तो कुछ मिला ही नहीं, तो सारे के सारे एक्सेस एप्लीकेशन थी, तो 700 के ऊपर 20 रुपए के हिसाब से 14,000 रुपए हमारा हमें क्या करना, बैंक रिटर्न करना, तो 14,000 का हमारा बैंक रिटर्न हो जाए। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन की एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट हम अलॉटमेंट पर जाते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, फिर से शेयर निकल रहा है, 12% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, 5,000 के ऊपर अलॉटमेंट है 20 रुपए का, 10। ठीक है, अब एक्चुअल में कितना है वो देखते हैं। एक्चुअल में बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट आना तो चाहिए था कितना, 1 लाख, लेकिन इसमें से लेस कर दीजिए कितना, 6,000, क्योंकि पहले ही आ चुका है एडवांस में, तो हमारा कितना हो जाएगा, 94,000 रुपए ही हमें अलॉटमेंट के रूप में मिले हैं। अब नेक्स्ट 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल। ठीक है, फर्स्ट कॉल हम देखते हैं कितने, 5,000 के ऊपर फर्स्ट कॉल कितने की है, 30 रुपए की है। ठीक है, 1.5 लाख टू 12%, एक्चुअल में कितना है वो देखते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फर्स्ट कॉल हम इस तरह से कर देंगे, ये डेट की 1.5 लाख हो जाएगी क्योंकि
फर्स्ट कॉल तो सभी पर आई है। अब नेक्स्ट हम करते हैं फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल में वही 12% डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट कितने की आएगी, 1.5 लाख की, ठीक है, टू 12% डिबेंचर। एक्चुअल में कितनी आई है हम वो देखेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर फाइनल कॉल। तो लेकिन 1,50,000 आनी थी, लेकिन 200 डिबेंचर्स के ऊपर ये अमाउंट नहीं आई, यानी कि 200 डिबेंचर्स के ऊपर 30 रुपए नहीं आए, यानी कि कितने नहीं आए, 6,000, यानी कि 1,44,000 रुपए ही हमारे आए हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्वेश्चन कंप्लीट। तो कुछ अलग है, कुछ भी अलग नहीं है, जैसे हम शेयर्स करके आए थे वैसा ही हमारा डिबेंचर। अब हम करते हैं एक और क्वेश्चन, इशू एट प्रीमियम, ठीक है। तो इशू ऑफ डिबेंचर हमने देखा, वैसे मिलते जुलते एक एग्जांपल है एडवांस। जैसे हमारा शेयर्स का एडवांस में पैसा आ जाता था फर्स्ट कॉल का अलॉटमेंट के टाइम पर, फाइनल कॉल का अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल के टाइम पर, तो वो हम सब पूरा कॉन्सेप्ट हम बार बार कर चुके हैं। अब हम एक प्रीमियम का और देख लेते हैं। सेम वैसे एंट्री होगी जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट होता था, यहाँ पर भी क्रेडिट होगा, कुछ अलग नहीं है। फिर भी एक छोटा सा एग्जांपल आपको करा देती हूँ। 1 करोड़ के डिबेंचर एक कंपनी ने 10% डिबेंचर, 1 करोड़ के 10% डिबेंचर एट द रेट 100 ईच के ऊपर इश्यू किए हैं, और इसके ऊपर प्रीमियम है 10%। तो जब प्रीमियम 10% में आ जाता है तो यानी कि हमें प्रीमियम की अमाउंट निकालनी है। तो प्रीमियम की अमाउंट कितनी हो जाएगी, जो इश्यू है प्राइस है डिबेंचर का 100 रुपए, उसका 10% है, इनकी प्रीमियम कितने रुपए का है, 10 रुपए का। और उसने मंगाया कैसे है, एप्लीकेशन के ऊपर 40 रुपए, अलॉटमेंट के ऊपर 70 रुपए, ठीक है। और बस इसी तरह से मंगाया है, आगे फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तक पहुंचाएंगे। तो 70 और 40 110, लेकिन रेट तो 100 की थी। इट मीन्स ये जो 70 है ये क्या है, 60 + 10, क्योंकि 10 रुपए का प्रीमियम है। और जब कुछ नहीं कह रखा हो तो हमें पता है प्रीमियम कहाँ पे एडजस्ट करना, अलॉटमेंट के टाइम पर। तो इनकी ये है 100 + 10, ठीक है। उसके बाद है डिबेंचर्स आर रिडीमेबल ऑन 31 मार्च 2020। रिकॉर्ड आपको नेसेसरी एंट्री करनी है। तो कुछ नहीं है हमारा, फर्स्ट तो वही बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन, इस तरह से हो जाएगा। 40 का है तो बहुत सारा अमाउंट आएगी, ठीक है, एप्लीकेशन। नेक्स्ट है हमारा 10% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 10% डिबेंचर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट कितना, 70, ठीक है। और टू 10% डिबेंचर, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि जो 1 करोड़ है उसके ऊपर 10 रुपए का तो प्रीमियम है। इस तरह से हमारी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट एंड में जब पैसा आएगा अलॉटमेंट का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, पूरा का पूरा 70 रुपया। तो कुछ भी नहीं है, शेयर के जैसा ही, बार बार मैं वही कह रहा हूँ, जैसा शेयर का चैप्टर था वैसे ही हमारा ये वाला चैप्टर है, ठीक है। तो आपका इस तरह से आप क्वेश्चंस कीजिए, सिंपल से है, कुछ और अलग होगा तो मैं आपको जरूर कराऊंगी। नेक्स्ट में हम करेंगे हमारा इश्यू एट डिस्काउंट, जो कि ये बिल्कुल इजी वे में है। नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्काउंट का एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं।